दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी प्यार भरी दास्तां पर आधारित है जहां पर एक लड़की एक लड़के से बेशुमार प्यार करती है, मगर चाहकर भी वो उसे पा नहीं पाती। ये कहानी हर सेकंड एक ऐसे अनजान मोड़ से गुजरती है जहां पर उसे रोजाना उस शख्स को भूलना पड़ता है। लेकिन क्यों और आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते वो लड़की उसे अपना नहीं बना पाई? ये जानने के बाद आपकी भी आंखें भर आएंगी, मगर उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा कहानी के बिल्कुल अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है माउरी नाम की लड़की से, जो वैसे तो एक आम लड़की की तरह ही थी, मगर एक एक्सीडेंट में चोटिल होने की वजह से उसकी याददाश्त पर काफी असर पड़ा था। ये समझ लीजिए जैसे ही वो सोती थी, उसकी सारी याददाश्त जादू की तरह गायब हो जाया करती थी और अपनी इस परेशानी को वो कई सालों से झेल रही थी। यही कारण था कि माउरी अपने रूम में ढेर सारे नोट्स चिपकाया करती थी और तो और पुरानी सभी जरूरी बातों को याद करने के लिए वो एक डायरी भी लिखा करती थी। मगर एक दिन सब बदल गया। माउरी जब सोकर उठी तो उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद थी। वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर माउरी के पेरेंट्स को खुशखबरी सुनाते हुए कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये सुनकर माउरी और उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो उन्होंने कोई ऑस्कर जीत लिया हो। वैसे खुश होना बनता भी है मित्रों। आखिर जो कुछ माउरी इतने सालों से सह रही थी वो किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। माउरी अपनी बेस्ट फ्रेंड इजुमी को भी ये खुशी की बात बताती है, लेकिन उसकी शक्ल कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो माउरी के ठीक होने से खुश नहीं थी। घर जाकर माउरी अपने सभी नोट्स और उन सभी चीजों को दीवार से उखाड़ फेंकती है जो उसे पुरानी चीजों का रिमाइंड कराते थे। इसी बीच माउरी के हाथ उसकी एक पुरानी ड्राइंग बुक लगती है जिसमें एक लड़के की स्केच बनी हुई थी, मगर माउरी को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो लड़का कौन है। इसलिए वो आर्ट बुक लेकर इजुमी के पास जाती है। उस लड़के का स्केच देखकर इजुमी की शक्ल के 12 बज जाते हैं। वो माउरी को बताती है कि ये लड़का हमें एक बार लाइब्रेरी में मिला था और तुमने उसकी ड्राइंग ड्रॉ की थी, इसलिए ये तुम्हारे लिए चंद मिनट्स के लिए मॉडल बनकर बैठा था। पर इजुमी की बातें बिल्कुल भी ये गवाही नहीं दे रही थी कि वो सच बोल रही है। लेकिन वो माउरी से ऐसा क्या छुपा रही है और क्यों उसे माउरी के ठीक होने की खुशी रास नहीं आ रही थी, ये आपको कहानी के अंत तक समझ में आने लगेगा। आप चाहें तो सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की तरह गेस मार सकते हैं। अब हमें इजुमी दिखाई जाती है जो कि माउरी के बॉक्स को निकालते हुए उसमें पड़ी उसकी पुरानी डायरीज को पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माउरी अपने कमरे में स्केच बना रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उसी लड़के पर जाता है जिसको उसने अपनी आर्ट बुक में ड्रॉ किया था। माउरी उस लड़के की याद में ऐसे डूब जाती है कि कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें कॉलेज के दिन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वही स्केच वाला लड़का होता है और इसका नाम टूरू होता है। टूरू क्लास में सरेआम माउरी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन ये केवल और केवल उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके दोस्तों को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे जिनसे छुटकारा पाने के लिए उसे ये टास्क करना पड़ा। टूरू बहुत ही जिम्मेदार लड़का होता है। वो अपनी माँ को कई सालों पहले खो चुका था। उसके पिता बहुत ज्यादा दारू पीते थे, जिसकी वजह से न केवल टूरू को अपने पिता को संभालना पड़ता था, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। टूरू अगले दिन जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पर उसे माउरी मिलती है। टूरू माउरी को सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर माउरी उसे माफ कर देती है, मगर वो उससे कहती है कि अब हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कॉलेज में हमारे रिलेशनशिप की खबर फैल चुकी है। सभी को लगता है कि हम अब रिलेशन में आ चुके हैं और हमारे बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों एक नकली रिश्ते में आ जाएं। बस इसके लिए 3 शर्तें होंगी। पहली, कोई स्कूल में एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करेंगे। रिलेशनशिप को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे। साथ ही साथ कोई एक दूसरे के प्यार में पागल नहीं होगा। टूरू खुशी खुशी माउरी की शर्तों को मान लेता है और फिर माउरी टूरू को और करीब से जानने के लिए उसके साथ समय गुजारने लगती है। टूरू से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें, जैसे कि उसका जन्मदिन कब है, उसके परिवार में कौन कौन है और उसे क्या क्या पसंद है, ये सभी चीजें अपनी डायरी में लिखती है। अगले दिन माउरी टूरू को अपनी बेस्ट फ्रेंड इजुमी से मिलवाती है। पहले तो टूरू को इजुमी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे बातें कम और उसका इंटरव्यू ज्यादा ले रही है। मगर जब उन्हें पता चलता है कि उनके फेवरेट राइटर एक हैं और दोनों को ही किताबों का शौक है, तो वो आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह माउरी के माता पिता अपनी बेटी को रोजाना की तरह याद दिला रहे होते हैं कि उसे अपने भूलने की आदत किसी को नहीं बतानी चाहिए। साथ ही उन्हें उस पर गर्व है जो उसने अपनी फिक्र ना करके
एक बच्ची की जान बचाई। माओरी को रोजाना ये अपने माता पिता से सुनना पड़ता था ताकि वो गलती से भी ये ना भूल सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था और उसने कितना अच्छा काम किया है। आज माओरी की टूरू के साथ पहली डेट थी। माओरी सुबह उठकर अच्छे से फ्रेश होती है और अपनी डायरी खोलकर टूरू से जुड़ी हर उस बात को पढ़ती है जो उसने सोने से पहले लिखा था। कॉलेज जाकर वो टूरू को अपने मोबाइल में सेव की हुई फोटो से पहचानती है। दोनों एक पिकनिक स्पॉट पर आराम से बैठते हैं और टूरू माओरी के लिए अपने हाथों का खाना बनाकर लाया था, जिसे देखकर माओरी काफी खुश हो जाती है। वो टूरू की इस ऑलराउंडर प्रतिभा से काफी प्रभावित होती है। वो कहती है कि तुम्हें तो घर का सारा काम आता है, यकीनन ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सिखाया होगा। जिस पर टूरू उसे अपनी माँ के जाने का गम बयां करता है और कहता है कि ये सब मुझे बेहद ही कम उम्र में सीखना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और खिलखिलाती धूप को देखकर बेचारी माओरी की वहीं पर आंख लग जाती है। टूरू माओरी के उठने का इंतजार करने लगता है, मगर उसे नहीं पता था कि जब माओरी उठेगी तो क्या बवाल होगा। जी हाँ, अपनी दिमागी बीमारी के चलते जैसे ही माओरी की नींद खुलती है तो वो अपने सामने टूरू को पाकर हड़बड़ा जाती है। वो टूरू को पहचान नहीं पाती और किसी अनजान शख्स की तरह उससे व्यवहार करके वहाँ से भाग जाती है। बेचारी डरी सहमी माओरी की इसमें कोई गलती नहीं थी और न उसकी बीमारी से अनजान टूरू इसका गुनहगार था। दोनों ही बस हालातों से मात खा रहे थे। आखिरकार माओरी एक सुकून की जगह पर बैठकर अपनी डायरी पढ़ती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। वो फौरन टूरू के पास वापस आ जाती है और उससे माफी मांगती है और तो और टूरू को अपनी गंभीर बीमारी के बारे में भी बताती है। वो टूरू को साफ साफ अपनी सारी परेशानियां बयां कर देती है। वो उसे बता देती है कि जब जब वो सोकर उठती है वो अपनी पुरानी सभी बातें भूल जाती है, इसलिए वो टूरू से इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करने की गुजारिश करती है। लेकिन टूरू तो माओरी की इस मासूमियत पर फिदा था। वो माओरी से कहता है कि तुम्हें इसके लिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही ये रिश्ता खत्म करने की जरूरत है। तुम सोकर उठने के बाद अपनी सारी बातें भूल जाती हो ना, तो आज हमारे बीच ये जो कुछ भी हुआ ये तुम अपनी डायरी में मत लिखना। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सोचकर दुखी हो। टूरू का ऐसा प्यार देखकर माओरी हैरान थी और वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर टूरू अपना सिर हिलाते हुए एक बड़ा सा ना बोलता है और अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि मुझे दुनिया भर की सारी खुशियां बस तुम्हारे साथ मिलती हैं। मैं जितना खुश तुम्हारे साथ रहता हूँ शायद ही उतना खुश किसी और के साथ रह पाऊंगा, इसलिए तुम्हारी इस बीमारी से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वाकई दोस्तों, आज के मतलबी जमाने में ऐसा सच्चा प्यार पाना किस्मत वालों के ही बस की बात होती है और यकीनन माओरी इस मामले में काफी लकी थी। अब दोनों अपना दिन खुशी खुशी गुजारते हैं। वो दिन उन दोनों के लिए काफी यादगार था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ढेर सारी मस्ती की बल्कि एक दूसरे को गहराई से जाना। रात में माओरी अपनी सारी दिनचर्या यानी कि टूरू के साथ बिताए सारे खुशनुमा पल डायरी में लिखने के लिए कलम उठाती है, मगर फिर उसे टूरू की वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि तुम आज की यादों को नोट ना करो। इसके बाद वो डायरी के पन्ने को फाड़कर सो जाती है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा एंजॉय करते हैं, खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि उन यादों को तरोताजा रखने के लिए माओरी उन्हें वीडियो कैमरा में फिल्माती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक मॉल की तरफ, जहाँ पर इजुमी अपने इस फेवरेट लेखक निशिकावा का ऑटोग्राफ ले रही होती है। यहाँ पर टूरू भी होता है। तभी निशिकावा टूरू को उसके नाम से पुकारती है, जिसे देखकर इजुमी के चेहरे के 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो हैरान थी कि आखिर वो राइटर टूरू को कैसे जानती है। टूरू इजुमी को बताता है कि जिस राइटर की तुम इतनी दीवानी हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। अब इजुमी समझ गई थी कि टूरू जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसे ये भी पता चल गया था कि टूरू को माओरी की बीमारी के बारे में सब कुछ पता है, मगर टूरू नहीं चाहता था कि ये बात माओरी को पता चले। माओरी के लिए टूरू का इतना हमदर्द होना और उसका प्यार झलकाना इजुमी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने दोस्त के लिए काफी खुश थी। हालांकि दोस्तों, यहाँ खुश सिर्फ इजुमी ही नहीं बल्कि टूरू की बहन निशिकावा भी थी, जो अपने भाई के प्यार पर फूली नहीं समा रही थी। वैसे भी मित्रों, एक बहन से अच्छा अपने भाई को आखिर कौन समझ सकता है, खास तौर पर अगर बहन बड़ी हो तो। बस कुछ ऐसा ही हमें यहाँ निशिकावा और टूरू के बीच में देखने को मिल रहा था। वो न केवल अपने भाई के प्यार में उसका साथ दे रही थी बल्कि उसे समझा भी रही थी, और आखिर समझाए भी क्यों ना, बड़ी बहन का काम ही होता है छोटे भाई को सही राह दिखाना। टूरू की बहन निशिकावा को बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलता है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए टूरू इजुमी के साथ माओरी के घर पहुंचता है।
ये पहली दफा था जब टूरू माओरी के घर पहुंचा हुआ था। वहाँ उसकी नजर माओरी के बैग पर जाती है जिसमें उसने एक कीचेन लगाया हुआ था और ये कीचेन किसी और का नहीं बल्कि टूरू का ही दिया हुआ था। ये देखकर टूरू काफी खुश हो जाता है, मगर अफसोस माओरी को ये सब याद नहीं था क्योंकि वो इसे अपनी डायरी में लिखना भूल गई थी। टूरू को यहाँ काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी इजुमी उसको रोक लेती है और कहती है तुम माओरी से इतना प्यार करते हो और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि माओरी के लिए इतना सब कुछ याद करना कितना मुश्किल है। वो पिछली सभी चीजों को याद करने के लिए अपना कितना समय खराब करती है। इसके बाद इजुमी माओरी की बेडशीट हटाती है जिसके नीचे उसकी सारी डायरियाज और नोट्स पड़े हुए थे। इन्हें देखकर टूरू की आंखें झलक जाती हैं, क्योंकि जहाँ एक आम इंसान सुबह उठते ही ताजा महसूस करता है और अपने काम में लग जाता है, वहीं बेचारी माओरी को पहले ये सभी डायरियां पढ़ के खत्म करना पड़ता है ताकि वो पिछला सभी याद कर सके। अब टूरू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। अब सभी टीवी खोलते हैं जहाँ पर निशिकावा को अवार्ड मिलते हुए देखते हैं। इधर टूरू के घर उसके पिता भी अपनी बेटी को अवार्ड मिलते देख काफी खुश होते हैं। एक तरफ जहाँ टूरू के पिता को अपनी बेटी के लिए खुशी झलक रही थी, वहीं उन्हें इस बात का गम भी था कि वो अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पाए और खुद को एक नकारा पिता कहकर टूरू के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस सब के बीच टूरू की बहन निशिकावा वहाँ पर आ जाती है और अपने पिता को संभालते हुए कहती है कि आप एक बेहद अच्छे पिता हैं। मेरे घर से भागने के बाद आपने भाई को संभाला, उसे इस लायक बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माँ के जाने के बाद आपने घर की जिम्मेदारियां संभाली और आज हम सब दोबारा एक साथ हैं। बरसों से उनकी टूटी हुई फैमिली आज एक हो चुकी थी। उधर माओरी अपने घर पर पेंटिंग बना रही थी, तभी वहाँ उसकी मॉम उसके लिए शहर के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेकर आई है ताकि उनकी बेटी अपनी आर्ट की इस कला को और निखार सके। मगर माओरी इसके लिए साफ साफ मना करती है क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसकी इस बीमारी के चलते कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माओरी ये बात टूरू से शेयर करती है, जिस पर टूरू उसे मसल मेमोरी के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, मसल मेमोरी ये एक खास तरह की मेमोरी होती है जो हमारे ब्रेन से नहीं बल्कि बॉडी के मसल से चलती है। यानी कि जो चीजें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर इसके लिए हमें ब्रेन के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। टूरू भी माओरी से रोजाना पेंटिंग करने को कहता है ताकि आगे चलकर पेंटिंग उसकी ब्रेन मेमोरी की जगह मसल मेमोरी का एक पार्ट बन जाए, जिसके बाद माओरी डेली टूरू का स्केच ड्रॉ करने लगती है। उधर टूरू भी माओरी के दिन को खुशी से भरने में कोई कमी नहीं छोड़ता। एक दिन शहर में फेस्टिवल होता है। माओरी एक ट्रेडिशनल ड्रेस में टूरू से मिलने वहाँ पहुँचती है। माओरी इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि टूरू उसे देखता रह जाता है। दोनों त्योहार के जश्न में रंग जाते हैं। माओरी के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उसके दिल में टूरू के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी और अब उसे टूरू को खोने का डर सताने लगता है, जिसका सबसे बड़ा कारण उसकी ये बीमारी थी। बेचारी माओरी करे भी तो क्या करे। वो जानती थी कि जैसे ही वो सुबह उठेगी वो सब कुछ भूल चुकी होगी। वो चाहकर भी इस प्यार भरे पल को भूलना नहीं चाहती थी। माओरी अपने दिल का इजहार टूरू से करती है और टूरू से पूछती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहेगा, जिसका जवाब एक सच्चे आशिक की तरह टूरू हाँ में देता है। इसके बाद माओरी टूरू से गुजारिश करती है कि क्या वो दोनों अपनी आखिरी शर्त तोड़ नहीं सकते, और वो शर्त थी एक दूसरे को प्यार ना करने की। मगर उनको क्या पता था कि प्यार होता नहीं, हो जाता है। जिसे सुनते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टूरू कहता है कि ये शर्त तो ना जाने मैंने कब का तुमसे प्यार करके तोड़ दी है। और फिर दोनों उस सुहानी अंधेरी रात में एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कॉलेज का फाइनल दिन आ जाता है। इस दिन माओरी बेहद खुश थी। आखिरकार उसने आर्ट में अपना डिप्लोमा जो पूरा कर लिया था, वो उसके लिए इजुमी को धन्यवाद देती है और कहती है कि तुम्हारे बिना शायद मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मगर हैरत की बात ये थी कि यहाँ ना तो टूरू उनके साथ है और ना ही माओरी को टूरू का कोई ख्याल था। उल्टा टूरू की दी गई कीचेन आज माओरी के बैग की जगह इजुमी के बैग पर लटका हुआ है। मगर कैसे और ये सब कब हुआ, ये वाकई सोचने वाली बात थी। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी और टूरू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। माओरी की सच्ची दोस्त होने के चलते इजुमी को उसको और माओरी को लेकर बेहद खुशी थी। मगर ये खुशी तब गम में बदल जाती है जब टूरू इजुमी को बताता है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है और डॉक्टर ने उसे कुछ चेकअप करने के लिए कहा है। ये चेकअप्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसकी माँ के हुए थे। ऐसे में टूरू को डर था कि कहीं जो बीमारी उसकी माँ को थी वो उसे भी ना हो जाए, और इसलिए टूरू नहीं चाहता था
कि माओरी ये दुख बर्दाश्त करे। ऐसे में टूरू इजुमी को माओरी की डायरी से उसकी यादें मिटाने को कहता है। वो इजुमी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उससे कुछ भी हो जाता है तो वह माओरी के सभी नोट्स और डायरी से उसका नामो निशान मिटा दे, ताकि वो उसकी यादों में ना बना रहे। इस बात को सिर्फ एक दिन ही बीता था कि अगले दिन टूरू की बहन निशिकावा का कॉल इजुमी को आता है, जो उसे अपने भाई की मृत्यु का शोक संदेश देती है। ये सुनकर इजुमी अंदर से हिल जाती है और वो माओरी को लेकर टूरू के अंतिम संस्कार में पहुंचती है। आज माओरी ने डायरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, वो तो बस जल्दी जल्दी में इजुमी के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी। टूरू की फोटो को देखकर माओरी को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा लग रहा हो मानो उसका कोई अपना चला गया हो। माओरी का ये दुख इजुमी से नहीं देखा जाता और वो उसके पास जाकर सब कुछ बता देती है। बस फिर क्या था, अपने प्यार को अपने से जुदा होते देख माओरी की आंखें आंसू से भर जाती हैं। जिस शख्स ने उसकी बेरंग दुनिया में रंग घोले थे वो आज उसके साथ नहीं है। माओरी फैसला करती है कि आज वो नहीं सोएगी। वो टूरू की यादों को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी, मगर ये सोचकर माओरी की तबीयत खराब हो रही थी। उधर इजुमी से टूरू की बहन निशिकावा मिलती है और उसे अपने भाई की आखिरी इच्छा बताती है कि माओरी के सभी यादों से वो जादू की तरह गायब हो जाए। टूरू की आखिरी सांसें भी माओरी की फिक्र में गुजर रही थी, जिसके बाद दोनों मिलकर टूरू से जुड़ी छोटी छोटी बातों को माओरी से अलग कर देती हैं और माओरी की जिंदगी से टूरू नाम का शब्द ही मिटा देती हैं। हालांकि ये सब करते उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मगर माओरी की भलाई इसी में थी। इसके बाद हमारी ये प्यार की दास्तान प्रेजेंट में आती है, जहां इजुमी सच के भार को संभालते संभालते थक चुकी थी। वो आज माओरी को सब कुछ बताने जा रही थी, उसे याद दिलाने जा रही थी कि उसकी जिंदगी में टूरू नाम का वो परिंदा था जो पूरी दुनिया की खुशियां उसके कदमों में लाकर रखने की ख्वाहिश रखता था। ऐसे में इजुमी जैसे ही माओरी की डायरियां लेकर उसके घर पहुंचती है, वो देखती है कि माओरी तो अपने कमरे की हर पेंटिंग में टूरू का स्केच बनाकर बैठी थी। इजुमी माओरी से जब इसके पीछे का कारण पूछती है तो वो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन न जाने कैसे मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ यही ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं। और फिर रोते रोते इजुमी माओरी को टूरू से जुड़ी उसकी सभी यादें सौंप देती है, जिसे पढ़कर माओरी टूरू के साथ बिताए हर पल को याद करती है। कैसे वो पहली बार मिले थे, कैसे उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था और सब कुछ। ये यादें माओरी के लिए अब आखिरी यादें भी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो ठीक हो चुकी थी और उसे अब किसी भी डायरी की जरूरत नहीं थी। आगे माओरी और इजुमी टूरू से मिलने उसकी समाधि के पास जाते हैं और फिर दोनों एक सुनसान जगह बैठकर आराम फरमा रहे होते हैं। बातें करते करते माओरी को नींद आ जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने सामने टूरू नजर आता है, जो वैसे तो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, लेकिन वो आज भी माओरी के साथ है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और जाते जाते हमें ये सीख दे जाती है कि जिंदगी में सच्चा प्यार पाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता देना। इसलिए दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको कोई टूरू की तरह बेइंतहा प्यार करता है तो उसे अपने से कभी भी अलग ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।